राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो गोपाल भांड की कहानी है। देखिए, हुआ क्या कि प्राचीन काल में बंगाल में एक राज्य था, कृष्णनगर। इस राज्य के लोग शांति प्रिय थे। कला साहित्य के प्रति इस राज्य के लोगों का गहरा लगाव था। अब कृष्णनगर पर ऐसे तो अनेक राजा शासकों ने राज्य किया, लेकिन जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं वहाँ के, वो राजा कृष्णचंद्र राय ने पाई है प्रसिद्धि। उसकी किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। राजा कृष्णचंद्र राय सहृदय, प्रजापालक, हास परिहास में रुचि लेने वाले न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में कृष्णनगर की प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, क्योंकि राजा कृष्णचंद्र प्रजा के दुख से दुखी होते थे और प्रजा के सुख में सुखी होते थे। अब इस कहानी की जो संग्रह की जो कहानी है वो गोपाल ने दी थी, और महाराज को सीख इस बात की जो वहाँ पर किंवदंती है वो इस बात की पुष्टि भी करती है। आमोद प्रमोद होने के कारण राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में विचित्र कलाओं के विद्वानों को सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त था। उनके दरबार में गोपाल नाम का एक विदूषक के रूप में शामिल किया गया। अब गोपाल की तीव्र मेधा शक्ति और वाक्पटुता ऐसी थी कि वो अपने विवेक से कार्य करने में विशिष्ट क्षमता थी उसमें, और जल्दी से जल्दी उसे राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में खास अंग बना दिया। और जिन दिनों कृष्णचंद्र पर राजा कृष्णचंद्र का राज्य था कृष्णनगर पर, उन दिनों मुर्शिदाबाद के एक निज़ाम एक सनकी नवाब के हाथों में था, और वो कृष्ण नगर के राजा के पास तरह तरह के विचित्रता पूर्वक पैगाम भेजता रहता था। एक बार उसने राजा कृष्णचंद्र राय से आसमान के तारे की संख्या पूछी, तो दूसरी बार पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का गणित जानना चाहा। इस तरह के विचित्र जो सवाल थे उनको हल करने में गोपाल की चतुराई बहुत काम आती थी। इस कारण वो अपने जीवन काल में ही गोपाल एक किंवदंती बन गया। आज भी बंगाल के लोगों में, गांवों में गोपाल भांड की चुटीली जो कहानियां हैं उनको कहते सुनते देखा जा सकता है। और ये कहानियों में व्यंग भी है, हास्य भी है, रोचकता भी है, चतुराई भी है, न्याय भी है, और सबको गुदा देने वाली शक्ति भी है। ठीक वैसी ही जैसे अकबर बीरबल की कहानियां हैं, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है, शेख चिल्ली की कहानी है। इन कहानियों से हमें बहुत सूझबूझ और सीख भी मिलती है, और आत्मा का एक प्रकार से मानिए कि एक संगीत भी हमको मिलता है। ठीक उसी प्रकार से गोपाल भांड की जो कहानियां हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। तो जब गोपाल भांड जो था वो उसका बचपन था, छोटा ही था, तब की मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। गोपाल भांड बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था, और साहस और पराक्रम में उसमें कोई कमी नहीं थी। और दीन दुखी को देख करके उसका हृदय जो था वो द्रवित हो जाया करता था, और उसकी सहायता के लिए वो तत्पर हो जाना उसका एक स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी माँ मेला घुमाने के लिए ले गई। अब गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखी। कई सड़कें ऐसी थी जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड़े बिछे हुए थे, लेकिन धूप में जो सड़कें थी वो तप सी जाती थी। गोपाल भांड अपनी माँ के साथ में नंगे पांव थे, और ऐसे भी उस जमाने में जो है जूते तो ज़्यादातर जमींदार जो होते थे, साहूकार, राजा महाराजा, ये ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने में उसके तलवे जो थे वो जल रहे थे। और गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी माँ समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा कि बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे छाएदार पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ इसीलिए लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले जो पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीचों बीच चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैरों में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी वाली राह है, और ये कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए सही है। नहीं माँ,
मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूँगा। गोपाल जो है बाल जिद में मचल करके बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर जाने के कारण वो अजीब सा एक उमंग महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ करके झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए हुए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए जा रहे थे। अब चारों हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देख करके गोपाल ने आश्चर्य से अपनी माँ से पूछा, यह क्या है माँ? माँ ने उसे बताया कि गोपाल, यह पालकी है और पालकी में कोई पैसे वाला आदमी बैठा है, जैसे जमींदार या साहूकार आदि। छी, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार साहूकार, आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार हैं, गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी माँ अपने बेटे की बात सुनकर के दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने इसकी बात सुनी तो नहीं है। चुप रहे गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वो मुफ्त में थोड़े ही पालकी उठा करके दौड़ रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी मिलेगा और इनकी जीविका का साधन ही यह है, यही काम है इनका, माँ ने गोपाल को समझाया। मगर गोपाल की माँ की बात से कोई संतुष्टि नहीं मिली गोपाल को। उसने फिर कहा, लेकिन माँ, ये कुछ और भी तो कर सकते हैं। यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति ना होती। चुप रहे, माँ ने गोपाल को झिड़क कर कहा। 1.5 फीट का है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गोपाल रुआसा सा होकर के चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदमियों के कंधे पर मोटे सवार इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडंबना है, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है, आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? माँ से पूछूं तो वह डांटेगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधेड़ बुन में रहा और माँ के साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थी, जा रही थी। अरे वह मोटा जो पालकी में सवार था खुद 4 के बराबर रहा होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हांफते कांपते जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। माँ के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और फिर उसने अपने आप को खुद समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। ये विचार आते ही गोपाल एक तरह से आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते हुए देखे। उन्हें देख करके गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा, लाल नहीं सफ़ेद घोड़े पर। सफ़ेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में तो आया था सफ़ेद घोड़ा, नहीं घोड़ा नहीं, सफ़ेद घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार होता था। अचानक गोपाल ने माँ से पूछा कि माँ, मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय भी, बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी माँ उसे खूब लाड में से डूबी हुई आवाज़ में कहा। दरअसल गोपाल को झड़कने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया बच्चे को। ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डांटती तो ऐसी बात करने की उसकी आदत पड़ जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े आदमी के कान में उसकी बात पड़ जाती तो राम ना करे कभी ऐसा हो। ऐसे बड़े लोग बड़े अजीब होते हैं, चिकनी चुपड़ी बतियाएंगे मगर इनकी भ्रकुटी तनते देर नहीं लगती। जब तक बगैर करते रहोगे तब तक मेहरबान रहेंगे, काम निकल जाएगा तो फिर तू कौन और मैं कौन, पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। बड़े तोता चश्म होते हैं ये। ऐसे बड़े लोग चाहे जमींदार हों चाहे साहूकार, देर तक यही सब सोचती हुई चलती रही। अब गोपाल की माँ, जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा टूटी। शाम होने से पहले ही दोनों माँ बेटे मेला स्थल तक पहुँच गए। गोपाल की माँ ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा दी और गोपाल से कहा कि आ बेटा, थोड़ा सस्ता लें, फिर चलेंगे मेला देखने। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने माँ को देखा, माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने माँ से कहा कि माँ,
तू जरा पैर फैला ले, मैं दबा देता हूँ, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की माँ ने अपने बेटे पर जो है बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया। गोपाल जो थका हुआ था, माँ की गोद में आने पर और सहलाए जाने से उसे नींद आने लगी और वो माँ की गोद में ही सो गया। गोपाल की माँ भी थकान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखाई दिया। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चल रही थी। जब कभी वो हाथी अपनी सूंड हिलाता तो सूंड से जो कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते। बच्चों के मुख से इस प्रकार के हर्ष में किए गए शोक से निकलने वाली आवाज़ जो पैदा हुई, उसके शोर के कारण से उसकी नींद खुल गई। गोपाल ने भी हाथी को देखा, मगर नींद में होने के कारण उसने उसमें कोई रुचि नहीं ली। अपनी माँ की गोद में सिर रख करके फिर लेट गया। गोपाल की माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा कि बेटा रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। भूख लगी है ना? हाँ माँ, गोपाल ने कहा। गोपाल की माँ ने झोले से एक मसालेदार रोटी निकाल करके गोपाल के हाथ में थमा दी और एक रोटी लेकर के खुद भी खाने लगी। रोटी खा चुकने के बाद गोपाल ने कहा कि माँ पानी। और गोपाल की माँ ने कहा कि चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा, इतना बड़ा मेला है, वहाँ तो प्याऊ होगा ही, रास्ते में ना मिला तो मेले में ही मिल जाएगा। मेले का नाम सुनते ही गोपाल में फिर जो है बच्चे की तरह उत्सुकता पैदा हुई, क्योंकि बच्चा तो वो था ही, और वो प्यास भूल गया और माँ के साथ मेले की ओर बढ़ने लगा। मेला पहुँच करके उसकी माँ ने गोपाल को झूले पर बिठाया दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने लगे। मेले में गोपाल ने एक बार ऊँट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत और बलुआ मैदान होता है। दूर तक बालू ही बालू, जिधर नज़र दौड़ाओगे उधर बालू। इस मैदान में अन्य जानवरों का चलना मुश्किल होता है, मगर ऊँट की पतली और लंबी टांगें इस रेगिस्तान में आराम से चलती हैं। और दूसरी विशेषता यह भी है कि वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ऊँट के पेट में एक थैली होती है जिसमें ऊँट अपनी ज़रूरत के लिए पानी सुरक्षित रख लेता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल को अपनी प्यास याद आ गई और वो पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी माँ ने पता किया, संयोगवश पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वहाँ उसने लेकर के प्याऊ पर गई वो, और खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिलाया। पानी पी लेने के बाद गोपाल में एक ताजगी आ गई और प्रसन्नचित होकर के मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा कि थोड़ी सी भीड़ लगी थी। उसने अपनी माँ से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुंचने पर उसने देखा कि एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार है और वो हाथी लकड़ी के भारी टुकड़ों को सूंड से उठाकर एक विशेष स्थान पर पहुंचा रहा है। भीड़ के लोग हाथी के इस काम को विस्मय भाव से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा कि जरा मोटे को तो देखो। अभी वो कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। अब भीड़ ने बच्चे के मुंह से निकली यह बात सुनी तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की माँ की भ्रुकुटी तन गई। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया होता, मगर एक व्यक्ति ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं बहन, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कितनी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ, याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, ना किसी को बड़ा मानेगा ना छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में ये माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी यह किसी को अप्रसन्न और खिन्न नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों शताब्दियों तक याद रखे जाते हैं। गोपाल की माँ का क्रोध एक बारगी शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वो दोनों अपने घर को चले आए। तो देखिए, ये जो कहानी थी, ये कहानी उस वक्त की जब वो छोटा बच्चा था।
अब इसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद की कहानी मैं आपको अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको लगातार एक एक करके इसकी कहानियाँ सुनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए राधे राधे। और अगर जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूँ।